सरकार बनाने के पहले 14 साल वनवास था। सरकार उखड़ने के बाद फिर ये वनवास जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तूफान आया है। ये तूफान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा उखाड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता चित्त हो जाएंगे। ये भारतीय संविधान विरोधी है। संविधान के दिए अधिकारों को अजगर की तरह ये आरक्षण को निगल रहे हैं। ये सरकारें आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही हैं। अपने पद के लालच में आरएसएस के एजेंडे का विरोध नहीं कर सकते हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कारण दिया है कि भाजपा में दलितों, पिछड़ों, किसानों और नौजवानों का सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या सर भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा दलितों, पिछड़ों को? क्या सर भाजपा में दलितों, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा? आज मैंने जो इस्तीफा मंत्रिमंडल से दिया है, स्वाभाविक रूप से उसके पीछे दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ जो लगातार गलत नीति अपनाई जा रही है, साथ ही साथ आज संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ों के आरक्षण व्यवस्था को भाजपा सरकार अजगर की तरह निगल रही है। 69,000 शिक्षक भर्तियों में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की नियुक्ति दे दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। इसके साथ ही साथ आज प्रतिवर्ष बिना लिखित परीक्षा के केवल साक्षात्कार के आधार पर केंद्र में 30-32 आईएएस नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसमें एक भी अनुसूचित जात, एक भी अनुसूचित जनजात, एक भी पिछड़ा वर्ग का अधिकारी नहीं होता है। सभी सामान्य वर्ग के होते हैं। नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन एक वर्ग विशेष का काम हो रहा है। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिना एडवर्टीजमेंट निकाले, बिना अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र लिए एक छोटे से प्रस्ताव में पहले से मान लिया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, अवेलेबल वाला है। हाँ, इसलिए इनके स्थान को सामान्य लोगों से भरी जाए। मेरे ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी वो भर्ती रोकी नहीं गई। यद्यपि मुख्यमंत्री ने मेरे उस विरोध पर अपनी सहमति दर्ज कराई, लेकिन उनकी हिम्मत भर्ती को रोकने की नहीं हुई और लगातार वो भर्तियां चल रही हैं। मंत्री भी नहीं रोक पा रहे सर, ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। इसलिए कि ये सरकारें आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही हैं। अपने पद के लालच में आरएसएस के एजेंडे का विरोध नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अधिकार को, जो संवैधानिक अधिकार है, भारतीय संविधान ने दिया है, जिस भारतीय संविधान की दुहाई देते नहीं अखाते कि हम भारतीय संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी सम्मान देने के लिए कटिबद्ध हैं। ये नारा तो देते हैं, कहते भी हैं, दिखावा में दिखाते भी हैं, लेकिन सही हकीकत उनका रूप ये है कि यह भारतीय संविधान विरोधी हैं। संविधान के दिए अधिकारों को अजगर की तरह
ये आरक्षण को निगल रहे हैं। क्या सर आप और कहना चाह रहे हैं? इसके साथ ही साथ अभी देश की तमाम सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्रदत्त संस्थानों को, जिसमें भर्तियों में आरक्षित वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का चयन होता था, ऐसी संस्थानों को निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। न रहेगी बांस, न बजेगा बांसुरी, न रहेंगे सरकारी संस्थान सरकार के पास, न इनको आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। इसीलिए ये निजी हाथों में सौंप दे रहे हैं, जबकि जानते हैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह एक ही लाठी से सांप भी मार रहे हैं और घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था संविधान की दुहाई दे रहे हैं और आरक्षण व्यवस्था को निगल रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था ना लागू होने पावे, इसलिए सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इसी तरीके से आउटसोर्सिंग भर्तियों का मैंने विरोध किया। श्रम संयोजन मंत्री के नाते कैबिनेट में मैंने विरोध किया कि जब आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से सरकार पर किसी प्रकार की आर्थिक बोझ की कमी नहीं आ रही है, हमें आर्थिक भार उतना ही उठाना पड़ता है जितना सीधे नौकरी देने पर उठाना पड़ता है, तो हम जो वहां पर कर्मी है उसको 8-10 हज़ार रुपया देने के बजाय हम उसको पूरा वेतन दें। उसके वेतन में कटौती करके हम आउटसोर्सिंग संस्थाओं को मोटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आउटसोर्सिंग चलाने वाले लोग भी किसी न किसी आईएएस, किसी न किसी बड़े नेता के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग होते हैं। इसलिए अपने चहेतों को मोटा करने के लिए आउटसोर्सिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, जबकि सीधे सीधे बेरोजगार नौजवानों का ये शोषण है। तो क्या सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संरक्षण है, आरक्षण के जरिए दिया गया है दलित पिछड़ों लोगों को, उस पे हमला है, तो क्या इसको संविधान पर हमला माना जाए? क्योंकि जब संवैधानिक प्रावधानों पर ही हमला होगा तो संविधान पर हमला भी माना जाए। स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यवस्था संविधान के द्वारा दी गई है और उसकी हत्या हो रही है तो स्वाभाविक रूप से सीधे सीधे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से ये भारतीय संविधान पर हमला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करने की एक सोची साची समझी साजिश है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके साथ ही साथ आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला अवसर है जब किसानों को सालों साल धरने पर बैठना पड़ा, आंदोलन चलाना पड़ा, और सालों साल धरना प्रदर्शन पर बैठने के बाद भी किसानों की बात नहीं मानी। चुनाव आ गया, वोट खिसकता नजर आया, बिना किसानों से बात जल्दी जल्दी में अचानक किसान बिल भी वापस हो गया। यानी किसानों की दृष्टि नहीं है, ये अपने वोट के सौदागर हैं। वोट के सौदागर वोट लेने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन और साथ ही साथ कह रहे हैं आपने जल्दबाजी में फैसला लिया है, पछताएंगे आप। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन बेचारे हैं, और बेचारे होकर के अपना रोना कई बार रो भी चुके हैं। रही बात, मैं संघर्ष से निकला हूं, मेरा 32 साल का 33 साल का राजनीतिक कैरियर है, लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, और वो 8-10 सालों में अचानक कृपा पर पैदा हुए, कृपा पर उप मुख्यमंत्री बन गए। कृपा पर रहने वाले लोग कभी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो आरएसएस के रट्टू तोता हैं, जितना आरएसएस पढ़ाएगा तोता उतना बोलेगा। तो क्या सर इस बार भाजपा का सफाया होगा? सर चुनाव में क्या खेल होने वाला है? चुनाव का खेल तो आपने बताया नहीं। देखिए, जो मेरे इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में तूफान आया है, ये तूफान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा उखाड़ेगा
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चित्त हो जाएंगे। सरकार बनाने के पहले 14 साल वनवास था, सरकार उखड़ने के बाद फिर ये वनवास जाएंगे। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ थे, आप देख सकते हैं उनके समर्थकों की भीड़ है यहाँ पर। समर्थकों से अपने बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि अब जो 14 साल का वनवास भाजपा को पहले मिला था, उसी वनवास में दोबारा भेज देंगे वनवास भाजपा को। भाजपा के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई है, लखनऊ का तापमान बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके बाद से सवाल लगातार उठने लगे हैं कि योगी को लेकर जो कहा जा रहा था कि योगी सरकार चलाने में विफल हुए हैं, भाजपा के अंदर कलह है, वो कलह लगातार सामने आ रही है। लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है उस पर भी लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि मीडिया बड़ा खेल करेगा। ऐसी और बहुत सारी खबरें और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आवास, लखनऊ, यूपी। आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।